नमस्कार। मैं हूं निर्मल कुमार आनंद। एक बार पुनः आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज का टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास। क्या होती है अभिवृद्धि और क्या होता है विकास? साधारण शब्दों में कहा जाए तो लोग अभिवृद्धि और विकास को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों के शाब्दिक अर्थों में अंतर है। अभिवृद्धि और विकास के शाब्दिक अर्थों में अंतर है। तो एक एक को हम देखते हैं। पहले हम अभिवृद्धि की बात हम करते हैं। तो अभिवृद्धि, ग्रोथ, अभिवृद्धि का मतलब होता है कि शरीर में होने वाले परिवर्तन। अभिवृद्धि का मतलब होता है कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों को हम अभिवृद्धि कहते हैं। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि कोशिकाओं में जो गुणात्मक वृद्धि होती है, कोशिकाएं जो हमारी फर्टिलाइजेशन से आगे बढ़ती हैं, उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कोशिकाओं के फर्टिलाइजेशन सही न हो पाने के कारण किसी का पेट बढ़ गया तो लोग गणेश जी की संज्ञा दे देते हैं, नाक बढ़ गई गणेश जी कह देते हैं, या आपने देखा होगा सर बढ़ गया तो लोग कहते हैं शंकर जी पैदा हो गए। तो ये सब कोशिकाओं की अनियमितता से होता है। कोशिकाओं का जो फर्टिलाइजेशन है, कोशिकाओं की जो गुणात्मक वृद्धि है, वो गुणात्मक रूप में न होकर के किसी अन्य श्रेणी में हो जाती है। इसी कारण से ऐसी विकृतियां या विसंगतियां पैदा होती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अभिवृद्धि है वो कोशिकाओं का गुणात्मक वृद्धि है। मतलब जो कोशिकाओं में हमारी गुणात्मक वृद्धि होती है, जो ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ जो उसका विकास होता है, यही हमारी अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कहा जाए साधारण शब्दों में, हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना या शरीर के किसी एक अंग का बढ़ना, यह अभिवृद्धि है। अगर इसको सम्मिलित रूप में ले लेते हैं तो ये विकास कहलाएगा। लेकिन अगर पार्ट वाइज हम बात करते हैं कि हाथ बढ़ गया या शरीर का कोई अंग बढ़ गया तो ये अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। जबकि अगर इसका संपूर्णता की बात करते हैं तो ये विकास की बात हो जाती है। तो अभिवृद्धि का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि यह गुणात्मक वृद्धि, माने कोशिकाओं में जो गुणात्मक वृद्धि होती है, इसी को हम अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, शरीर के किसी अंग का बढ़ना। साथ ही साथ हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो स्वाभाविक जो विकास होता है व्यक्ति का, इसी को हम अभिवृद्धि कहते हैं। व्यक्ति का स्वाभाविक जो विकास है वही अभिवृद्धि कहलाती है। और इस अभिवृद्धि पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस अभिवृद्धि पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका दूसरा जो पार्ट है वो है डेवलपमेंट अर्थात विकास। तो आइए देखते हैं विकास को। बात करते हैं विकास की, तो हमने बताया कि कोशिकाओं के गुणात्मक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। अगर हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, किसी अंग का बढ़ना अगर हमारा यह अभिवृद्धि है, तो अगर इसको सम्मिलित रूप से अगर एकीकृत कर दें हम तो यह विकास कहलाता है। तो विकास का तात्पर्य यह हुआ है कि यह अभिवृद्धियों का संगठन है। जो पूरी अभिवृद्धियां होती हैं वो सारी अभिवृद्धियों को अगर एक मिला दिया जाए तो वो हमारा विकास कहलाता है। दूसरी बात, विकास पर प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। विकास पर प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं रहता है। क्योंकि अभिवृद्धि और विकास की जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि अभिवृद्धि एक निश्चित समय पर रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत हमारा चलता रहता है। तो अभिवृद्धि को एक सीमित दायरे में बांधा जा सकता है, जबकि विकास को एक सीमित दायरे में बांध नहीं सकते हैं। विकास हमारा चतुर्दिश होता है, चतुर्मुख होता है। तो जो हमारे संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन दिखाई देता है, यही हमारा विकास है। दूसरी चीज कि ये सारे अभिवृद्धियों का संगठन है। जितने भी अभिवृद्धियां शरीर के अंदर होती हैं उन सभी अभिवृद्धियों का संगठन ही विकास कहलाता है। और यह अभिवृद्धि तक सीमित नहीं रहता है, यह उसके आगे की बात करता है। हमने बताया आपको कि विकास एक व्यापक शब्द है और इसके अंतर्गत तमाम अभिवृद्धियां या तमाम ऐसी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा मनुष्य का निर्माण टिका होता है। विकास और अभिवृद्धि, इन दोनों पर वंशानुक्रम और वातावरण अपना प्रभाव दिखाता है। इन दोनों के ऊपर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है।
अभिवृद्धि भी प्रभावित होती है वंशानुक्रम और वातावरण से, और विकास भी प्रभावित होता है वंशानुक्रम और वातावरण से। अब बात हम करते हैं कि जो अभिवृद्धि हमारी है या विकास है, इनमें बेसिकली अंतर क्या है, क्या कैसे हम पहचानेंगे कि यह अभिवृद्धि है और यह विकास है। तो आइए देखते हैं इनके बीच कुछ अंतरों को। तो अभिवृद्धि और विकास के अंतर को समझने के लिए कुछ पॉइंट हैं, इनको देख लिया जाए। तो पहला पॉइंट अभिवृद्धि का है कि अभिवृद्धि का आशय शारीरिक परिवर्तन पे है। मतलब कि जो शरीर के अंदर परिवर्तन होता है, शरीर के बाहर परिवर्तन दिखता है, यह अभिवृद्धि है। लेकिन अगर बात हम विकास की करते हैं तो पूरा शरीर जो बाहरी पर दिखने लगा या सामाजिकता जो दिखने लगी, मानसिकता जो दिखने लगी, यह विकास का पोर्शन है। मतलब शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कह सकते हैं, और शरीर के साथ साथ उसके बाहरी तत्वों का भी जो समावेश होता है उसको हम विकास कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है कि अभिवृद्धि का संबंध केवल शारीरिक और मानसिक परिपक्वता पे है। मतलब कि जब हमारी अभिवृद्धि काम करती है, जब हमारा शरीर परिपक्व हो जाता है, मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है, तो अभिवृद्धि का कार्य खत्म हो जाता है। जबकि जो विकास हमारा है, इसका संबंध वातावरण से है, और वातावरण का मतलब है कि इसमें व्यापकता समाहित रहती है। तीसरा जो पॉइंट है कि अभिवृद्धि एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। मतलब कि एक निश्चित समय पे हमारी लंबाई रुक जाती है, हमारे अंगों का बढ़ना रुक जाता है, लेकिन जो विकास है यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। कभी हमारे आदतों में विकास होता है, कभी हमारे शरीर में विकास होता है, कभी हमारी मानसिक शक्तियों में विकास होता है, ठीक है, कभी चारित्रिक विकास होता है। तो विकास जो हमारा है यह व्यापक है, यह रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। जबकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय पे रुक जाती है। अगर अभिवृद्धि एक निश्चित समय पे नहीं रुकती तो कान लंबे होते, हाथ लंबे होते, या शरीर का कोई भी अंग बहुत ही लंबा हो जाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभिवृद्धि एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। जैसे लड़कियों की लंबाई 16 साल के बाद बढ़ना बंद हो जाती है, और लड़कों की लंबाई कई साल तक, यह भी एक अभिवृद्धि का ही उदाहरण है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि एक निश्चित आयु पर रुक जाती है, जबकि विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो अगला जो टॉपिक है कि अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित होता है, जबकि विकास का अर्थ व्यापक होता है। जब यह निश्चित समय पर रुक जाती है तो इसका दायरा सीमित हो जाता है, संकुचित हो जाता है। जबकि विकास का अर्थ व्यापक होता है, विकास में हम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तमाम प्रकार के विकासों को देखते हैं, इसलिए विकास का अर्थ व्यापक है। अगला जो टॉपिक है, अगला पॉइंट, पांचवा जो पॉइंट है कि अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि विकास को महसूस किया जा सकता है। अगर मान लीजिए बाल हमारा बढ़ रहा है, तो बाल की लंबाई को अगर मापते हैं तो मालूम चलेगा बाल हमारा कितना बढ़ा, ये हमारी अभिवृद्धि है। लेकिन रोज कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, उसको हम महसूस करते हैं कि हमारा बाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये भी है कि बाल का बढ़ना और नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना और नाखून का बढ़ना, यह अभिवृद्धि का अपवाद है। अभिवृद्धि का अपवाद है। अपवाद क्यों है? क्योंकि अभिवृद्धि ये कहती है कि एक निश्चित समय पे रुक जाएगी। मतलब अभिवृद्धि का काम होता है कि निश्चित आयु या समय के बाद रुक जाएगी, जबकि नाखून और बाल का बढ़ना जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसलिए यह अभिवृद्धि का क्या है? अपवाद है। अगला जो टॉपिक है कि अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं, जिनको नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तो उसको हम मूर्त रूप में ले सकते हैं। लेकिन जिसको माप नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। मतलब कि जिसको केवल महसूस करते हैं। मतलब अभिवृद्धि के घटक हमारे मूर्त होते हैं, जबकि विकास के घटक जो होते हैं अमूर्त होते हैं। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? कई बार प्रश्न आया भी हुआ है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपकी बुद्धि है, यौन समस्याएं हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, पौष्टिक भोजन है, चोट है, रोग है, परिवार है और समाज है। ये तमाम जो चीजें हैं वो बालक के विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। बालक का विकास इनकी वजह से बाधित होता है। तो आपने देखा कि अभिवृद्धि जो होती है
वो कोशिकाओं के गुणात्मक संगठन को कहते हैं। अगर एक एक अंग की बात करेंगे तो एक एक अंग में जो वृद्धि होती है वो अभिवृद्धि कहलाती है। लेकिन अगर पूरे शरीर का सम्मिलित रूप की बात हम कर देते हैं हमारा विकास हो जाता है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय पर रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि विकास को हम महसूस करते हैं। स्वाभाविक रूप से शरीर में होने वाले परिवर्तनों को ही हम अभिवृद्धि कहते हैं और इनके संगठनात्मक रूप को हम विकास कहते हैं। इसके बाद जो हम बात करते हैं विकास की, कि विकास हमारा व्यापक शब्द है। विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, चारित्रिक तमाम चीज़ें जुड़ी होती हैं, जबकि हमारी जो अभिवृद्धि होती है इसमें केवल शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से संबंधित बातें होती हैं। जब हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों परिपक्व हो जाता है तो हमारे अभिवृद्धि का लगभग काम खत्म हो जाता है। तो अब कुछ और बातें हैं जो थोड़ा देखते हैं। बात हम करते हैं अभिवृद्धि और विकास में, तो दो महत्वपूर्ण घटक हैं, एक है बालक और दूसरी है बालिका। तो अभिवृद्धि और विकास की हम जब बात करते हैं तो बालिकाओं का जो विकास होता है, बालिकाओं का शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है, शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो बालकों के अपेक्षा तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से होता है। जो बालिकाओं का शारीरिक विकास होता है या मानसिक विकास होता है वो बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। यही कारण है कि एक 10 या 11 साल की बालिका अपने 5 से 6 साल या 8 साल के भाई को पाल पोस के बड़ी कर सकती है, जबकि एक 10 या 15 साल का बालक अपनी बहन, 10 से 12 साल की बहन का पालन पोषण नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि इनके अंदर संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। महिलाओं या लड़कियों के अंदर संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। यह समय के साथ अपने आप को ढालने, समायोजन करने की क्षमता इनके अंदर होती है, वात्सल्य होता है। और सब मिला जुला कहने का मतलब कि परिस्थितियों से समायोजन करने की जो क्षमता होती है इनके अंदर पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी होती है। तो इनका शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है और यह परिस्थितियों से समायोजन भी बहुत तेजी के साथ बैठा पाती हैं। हम बात करते हैं विकास की, तो विकास में अगर देखते हैं कि कभी कभी होता क्या है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो चल नहीं पाता है, तो कैसे हम पता करेंगे कि अमुक बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है, कितने महीने में चलना चाहिए। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा उसको भी। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सा बालक कितने समय पे चलेगा या उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो तीव्र जो बुद्धि के बालक होते हैं वो 12 से 13 माह में चलना प्रारंभ कर देते हैं। तीव्र बुद्धि के जो बालक होते हैं वो 12 से 13 माह में चलना प्रारंभ कर देते हैं। 12 से 13 माह में चलना प्रारंभ कर देते हैं। जबकि सामान्य बुद्धि के जो बालक होते हैं, सामान्य बुद्धि के जो बालक या बालिकाएं होती हैं वो 14 माह में चलना प्रारंभ करते हैं। 14 माह में चलना प्रारंभ करते हैं। और जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं या बालिका होती हैं, जो मंद बुद्धि के बालक या बालिका होती हैं उनको चलने में 22 से 30 माह का समय लग जाता है। तो समय के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अगर तीव्र बुद्धि का बालक है तो 12 से 13 माह में एकदम पूरा बेहतरीन चलना प्रारंभ कर देगा। सामान्य बुद्धि का है तो 14 माह से 15 माह तक चलना चालू कर देगा। और मंद बुद्धि का बालक है तो उसके चलने में दिक्कत होगी, वो काफी समय लेगा। तो ये है। क्योंकि बात विकास की हो रही है तो विकास जो हमारा होता है या अभिवृद्धि जो होती है वो जन्म के पहले से प्रारंभ होती है, मतलब कि माता के गर्भ से प्रारंभ होती है। और जब तक बालक जन्म ले लेता है उसके बाद भी ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो विकास के इस क्रम को हम लोग देखेंगे एक डायग्राम के द्वारा कि जन्म से पहले, मतलब कि जब बालक भ्रूणावस्था में होता है
तो भ्रूणावस्था पे 40 सप्ताह जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता है तब तक क्या प्रक्रिया होती है, और 40 सप्ताह के बाद जब बालक जन्म ले लेता है तब से 5 साल तक की प्रक्रिया में क्या क्या होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि 5 साल तक की बालक को प्रोटेक्शन दिया जाता है, 5 साल तक टीकाकरण किया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 5 साल तक बच्चे जो होते हैं बड़े ही संवेदनशील होते हैं। अगर जिन बच्चों को 5 साल तक अगर सही तरीके से रख दिया गया, सही तरीके से उनकी परवरिश कर दी गई, तो निश्चित रूप से वो आगे उनका व्यक्तित्व और उनका शरीर जो होगा बड़ा मजबूत होता है, या बहुत अच्छे तरीके से उनकी परवरिश हो जाती है। तो जो विकास का हमारा क्रम है वो 2 तरीके पे चलता है। एक जो हमारा तरीका है वो भ्रूणावस्था पे चालू होगा और चलेगा कहाँ तक, 40 सप्ताह तक, मतलब कि जन्म से पूर्व की स्थिति, तो देखते हैं कि बालक जब गर्भ में आता है, जब बालक भ्रूणावस्था में रहता है और यहाँ पे जब तक बालक जन्म नहीं ले लेता है तब तक क्या क्या परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों को आइए देखते हैं। तो हम बात करते हैं बालक के जन्म से पूर्व की स्थिति की। यह बालक के जन्म से पूर्व की स्थिति है। ये जो आप सामने देख रहे हैं यह बालक के जन्म से पूर्व की स्थिति है। बालक के जन्म से पूर्व की स्थिति, इसका अवलोकन आप कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि जब गर्भाधान होता है वो 0 टॉलरेंस रहता है। 0 मतलब कि समझे कि यह स्थिति रहती है, यहाँ पता नहीं होता है कि बालक गर्भ में है कि नहीं है, लेकिन इसको हम कहते हैं गर्भाधान। जब माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं, यह वो अवस्था होती है जिसे हम गर्भाधान कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे यह गर्भाधान जो जाइगोट होता है वो 1 सप्ताह का होता है, तो 1 सप्ताह होते होते वो क्या करता है, मांस का लोथड़ा बनना चालू कर देता है, मतलब कि भ्रूणावस्था में आता है, एक आकृति लेना प्रारंभ कर देता है। और जब यह 8 सप्ताह का होता है, लगभग 2 माह का होता है, तो ये क्या करता है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगता है। इस अवस्था को हम गर्भावस्था कहते हैं। और यहाँ पे प्रारंभ हो जाती है, माता को मालूम चल जाता है कि हमारे उदर में, हमारे पेट में भ्रूण पल रहा है। मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जैसे जी मिचलाना, उल्टी का आना, या तमाम ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि यहाँ 8 सप्ताह से प्रारंभ हो जाती हैं। और माता को मालूम चल जाता है कि हमारे उदर में, हमारे गर्भ में बच्चा है। तो ये अवस्था कहलाती है गर्भावस्था। सबसे पहले बालक के जिस अंग का निर्माण होता है वो होता है उसके धड़ का निर्माण। मतलब कि 10 सप्ताह से प्रारंभ होते होते उसके धड़ का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। 14 सप्ताह आते आते ऊपरी भाग बन के तैयार होता है, तो वो छींकना और निगलने का काम करना चालू कर देता है। नाक की बनावट हो जाती है, छिद्रिकाएं सही काम करना चालू कर देती हैं। तो 16 सप्ताह से लेकर के सांस लेने की प्रक्रिया भी उसकी चालू हो जाती है। 18 सप्ताह आते आते वो मुट्ठी बंद करना चालू कर देता है, मुट्ठी बंद कर लेता है। और यही कारण है कि बालक जब जन्म लेता है तो उसकी दोनों हाथ की मुट्ठियां बंधी होती हैं। 20 सप्ताह होते होते वो गर्दन की सहज क्रिया करने लगता है। गर्दन की सहज क्रिया करने का मतलब है कि शरीर को हिलाने डुलाने लगता है। अब माता को ये पता लगने लगता है कि हमारा गर्भस्थ शिशु क्या कर रहा है, हलचल करना प्रारंभ कर दिया है। मतलब कि इधर से उधर मुंडी अपना क्या करेगा, उसमें रोटेट करता रहेगा, शरीर के अंगों को रोटेट करना चालू कर देता है। 24 सप्ताह होते होते वह अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है, जालक में उलटियां पलटियां मारना चालू कर देता है और पूरी तरह से गर्भस्थ शिशु माता को पता लगने लगता है, उसकी एक्टिविटी पता लगने लगती है। और वह अब इस कंडीशन में आ जाता है कि वह अब जन्म, मतलब कि उसका जन्म होने वाला है, वो अपनी सारी हरकतें दिखाने लगता है। 40 सप्ताह होते होते बालक का जन्म हो जाता है। मतलब कि बालक का जन्म 40 सप्ताह के बाद हो जाता है। तो आपने देखा कि गर्भाधान पे हम चले और जन्म तक 40 सप्ताह का समय लगता है। बालक इन 40 सप्ताह के अंदर तमाम इसके अंदर शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, जन्म के बाद की स्थिति क्या होती है, आइए उसको देखते हैं।
जब बालक जन्म ले लेता है तो जन्म के बाद 5 वर्ष तक की स्थिति क्या होती है, यह इस डायग्राम में है। मतलब कि बालक के जन्म के बाद की स्थिति, बालक के जन्म के बाद की स्थिति 5 वर्षों तक। तो जब बालक का जन्म हो गया, मतलब कि 0 पे इसका जन्म हुआ, 40 सप्ताह के बाद बालक जन्म ले लिया। जन्म लेने के बाद 4 सप्ताह के बाद ये आंखों पर नियंत्रण करना चालू करता है। मतलब कि अगर बालक जैसे ही जन्म लेता है वैसे अपने आंखों पर नियंत्रण नहीं रहता है, जैसे चमकीली वस्तुओं को देखता है आंखें बंद कर लेता है। लेकिन 4 सप्ताह बीतते बीतते ये क्या करता है, अपने आंखों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है, आंखों को प्रकाश की तरफ ले जाने का प्रयास करना चालू कर देता है। 16 सप्ताह होते होते इसका सर पे नियंत्रण हो जाता है। मतलब कि आपने देखा होगा कि बालक जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद उसका फर जैसे रखेंगे उसका फर उसी प्रकार पे ढुलमुल हो जाता है, ठीक है। तो सर को रोकने के लिए तमाम लोग जतन करते हैं, तमाम प्रकार पे पिलोज बनाते हैं। तो लेकिन 16 सप्ताह होते होते वो अपने सर पे नियंत्रण कर लेता है, जिस प्रकार पे आप उसको रखेंगे फर उसका वो अपना कर लेगा। 28 सप्ताह होते होते वो हाथ से पकड़ने की चेष्टा करने लगता है, किसी भी वस्तु को पकड़ने छीनने नोचने की कोशिश करने लगता है। 40 सप्ताह होते होते वो बैठने लगता है, घपीटा मारने लगता है, बकैयां खींचने लगता है। 12 माह होते होते खड़ा होकर के चलना प्रारंभ कर देता है। 18 माह होते होते वो पूरी तरह से चलना प्रारंभ कर देता है और 2 शब्द बोलना चालू कर देता है, जैसे पा मा चा। क्योंकि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है इसलिए लोग समझते हैं कि हमको पापा मामा चाचा आदि शब्दों को बोल रहा है, लेकिन शब्दों की पुनरावृत्ति करता है यहाँ पे पा मा दा चा का। तभी तो पापा के गोद में रह करके मामा बोल देता है, मामा के गोद में रह करके पापा बोल देता है, या किसी की गोद में रह के कोई शब्दावली का उच्चारण कर देता है। यह शब्दों के पुनरावृत्ति के कारण ही होता है। 2 वर्ष का होते होते ये अपने आंखों पर नियंत्रण कर लेता है, मतलब कुछ भी खिलाएंगे तो इसको पचाने की क्षमता आ जाती है। 3 वर्ष का होते होते यह वाक्य बोलना चालू कर देता है, इसकी बातें अच्छी लगने लगती हैं, तोतली भाषा बात करता है या स्पष्ट बात करता है, इसकी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं। 4 वर्ष का होते होते यह संख्या तथा आकार का ज्ञान कर लेता है, रुपए पैसे का ज्ञान कर लेता है। और 5 वर्ष का होते होते यह विद्यालय जाने लगता है और इसके अंदर सामाजिकता का विकास हो जाता है। तो ये था जन्म के पहले और जन्म के बाद की स्थिति। आइए विकास के चरण को देखते हैं कि क्या विकास है, कितने प्रकार का। सामान्य रूप से विकास को हम 5 भाग में बांटते हैं। पहला है शैशवावस्था जो 0 से 5 वर्ष तक चलता है। दूसरा है बाल्यावस्था जो 5 से 12 वर्ष तक चलती है। तीसरा है किशोरावस्था जो 12 से 19 वर्ष तक चलती है। चौथा है प्रौढ़ावस्था जो 19 से ऊपर वालों को प्रौढ़ा कहते हैं। और वृद्धावस्था जो 60 वर्ष से ऊपर प्रारंभ होती है। तो कहने का मतलब यह है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन अवस्थाओं में पे हम लोगों को केवल पढ़ना है 3 अवस्थाओं को, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को और किशोरावस्था को। तो शैशवावस्था की जब बात करते हैं, पहली अवस्था हमारी है शैशवावस्था जो 0 से 5 वर्ष तक चलती है। कहीं कहीं 6 वर्ष की बात होती है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का, विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष पर। इसका वर्गीकरण जब हम करते हैं तो 2 भाग में तोड़ते हैं। एक को पूर्व शैशवावस्था कहते हैं, दूसरे को उत्तर शैशवावस्था कहते हैं। पूर्व का मतलब पहले और उत्तर का मतलब बाद में। तो जो पूर्व शैशवावस्था हमारी होती है वो 0 से 3 वर्ष की होती है और उत्तर शैशवावस्था जो होती है वो 3 से 5 वर्ष की होती है। जो दूसरी अवस्था हमारी आती है उसको बाल्यावस्था कहते हैं, जो 5 से 12 वर्ष तक चलती है। इसको भी 2 भाग में हम तोड़ते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बालक और बालिकाओं की उम्र में थोड़ी अंतर आ जाती है। बालक और बालिका पूर्व बाल्यावस्था 5 से 10 वर्ष दोनों में चलते हैं। बालक की भी पूर्व बाल्यावस्था 5 से 10 होती है, जबकि बालिका की भी 5 से 10 होती है। जबकि उत्तर बाल्यावस्था की हम बात करते हैं तो बालकों की जो किशोरावस्था है वो 13 वर्ष में प्रारंभ होती है, जबकि बालिकाएं 12 वर्ष में परिपूर्ण हो जाती हैं। मतलब उत्तर बाल्यावस्था बालिकाओं के लिए 12 वर्ष और बालकों के लिए 13 वर्ष। इसीलिए कहा गया है कि जो किशोरावस्था आती है वो 13 से 19 चलती है और सबके लास्ट में टीन है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इसीलिए किशोरावस्था को टीन एज भी कहते हैं। तो जो हमारी ये बाल्यावस्था है 2 भाग में है।
तो उत्तर बाल्यावस्था बालक और बालिकाओं में अंतर कर देती है। बालिकाएं 12 वर्ष में अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लेती हैं, जबकि बालकों को 13 वर्ष लग जाते हैं अपने संपूर्णता में आने के लिए। अब बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था की हम बात करते हैं तो किशोरावस्था 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 19 वर्ष तक चलती है। इसको 3 भाग में तोड़ते हैं: पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था का मतलब है कि नसों में ज्वार उत्पन्न होना चालू हो जाता है। मध्य किशोरावस्था में वो अपने पूरे स्वभाव और वेग में होता है, जबकि उत्तर किशोरावस्था आते आते किशोर अपनी परिस्थितियों को समझने लगता है। तो बात करते हैं बालिकाओं की, तो बालिकाओं में 12 से 14 वर्ष की अवस्था में पूर्व किशोरावस्था पाई जाती है, जबकि बालकों में 13 से 15 वर्ष की अवस्था में पूर्व किशोरावस्था पाई जाती है। किशोरावस्था का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण समय काल होता है मध्य किशोरावस्था, जो बालिकाओं में 14 से 16 वर्ष और बालकों में 15 से 17 वर्ष के बीच में घटित होता है। तमाम उथल पुथल की क्रियाएं इसी अवस्था में होती हैं, मध्य किशोरावस्था में होती हैं। और उत्तर किशोरावस्था में बालिकाएं 16 से 18 वर्ष और बालकों में 17 से 19 वर्ष तक चलता है। चूंकि 13 बालकों में 13 से स्टार्ट होकर के 19 वर्ष तक चलने के कारण इसे टीन एज के नाम से भी जानते हैं। टीन एज के नाम से भी जानते हैं, इस एज को हम कहते हैं टीन एज। किशोरावस्था को हम टीन एज के नाम से भी जानते हैं। अब आपने देखा बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, और इनके महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं, इनके अंतर्गत हमको किन किन विकासों को देखना है, आइए देखते हैं। शैशवावस्था चाहे बाल्यावस्था, किशोरावस्था जो भी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, हम लोग को आगे इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, किन प्रकार के विकासों को पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना हमको शारीरिक विकास, फिर पढ़ना है मानसिक विकास, फिर पढ़ना है संवेगात्मक विकास, फिर पढ़ना है सामाजिक विकास, और अंत में पढ़ना है चारित्रिक या नैतिक विकास। तो इन तीनों अवस्थाओं में हम लोग को देखना है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और चारित्रिक या नैतिक विकास। तो जो अगले हम लोग की वीडियो आएगी, जो अगली अब हम लोग चालू करेंगे, अब वो शैशवावस्था से हम लोग प्रारंभ करेंगे। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और चारित्रिक विकास। इन विकास के क्रमों को एक एक करके देखते हम लोग चलेंगे। अब बाल विकास में इनको पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि सबसे पहले हम शारीरिक विकास की हम बात करते हैं। शारीरिक विकास की बात हम इसलिए करते हैं कि जब हमारा शरीर अगर सही रहेगा तो हमारा मस्तिष्क सही रहेगा, मतलब स्वस्थ शरीर में हमारा स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और जब हमारा मस्तिष्क सही रहेगा तो हमारे संवेग हमारे नियंत्रण में रहेंगे, सारे संवेग हमारे नियंत्रण में रहेंगे। और जब संवेग हमारे नियंत्रण में रहेंगे तो हम किसी को कुछ उल्टा सीधा या अपशब्द नहीं कहेंगे, तो हमारा सामाजिक विकास होगा, लोग समाज में हमारा सम्मान करेंगे। और जब समाज में हमारा सम्मान होगा तो हमारा चारित्रिक और नैतिक विकास वैसे ही उखड़ के सामने आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे चरित्र पे उंगली उठती है तो सामाजिकता हमारी सबसे पहले समाप्त होती है और हमारे संवेग हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। और जब संवेग हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं तो हमारी जो मानसिकता होती है वो बदल जाती है। हम अपने आप को परेशान होने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं, या उल्टा सीधा दूसरे को कहने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में हम अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं।
तो ये जो हमारा ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था है, इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास हमको पढ़ना है। वो इसलिए कि सबसे पहले बालक के शरीर को मजबूत करिए, फिर उसके मस्तिष्क को मजबूत करिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और जब मस्तिष्क स्वस्थ हो जाएगा तो संवेग हमारे नियंत्रण में रहेंगे, काम, क्रोध, मोह, लोभ सब हमारे नियंत्रण में रहेंगे। और जब संवेग हमारे नियंत्रण में रहेंगे तो हमारी सामाजिकता निखर के सामने आएगी। और जब सामाजिकता समाज में नाम होगा तो हमारा चरित्र अपने आप उत्थान रूप में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल आनंद स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।